हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी। वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर थे उसको पढ़ा और उसकी नीड भी पड़ी सॉफ्टवेयर की, वो भी हमने समझा। पर अब हमें पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि सॉफ्टवेयर 3 टाइप में क्या है, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन प्रोग्रामिंग टूल्स एंड देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होता है? द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। A system software knows how to operate and use different hardware components of a computer. It provides service directly to the end user or to some other software. ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो बेसिक उसकी फंक्शनैलिटी है कि वो क्या करेगा, कंप्यूटर के साथ में इंटरैक्ट करेगा और डायरेक्टली क्या करेगा, हार्डवेयर से कनेक्ट होकर के काम करेगा। तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि जब आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर तो ओवरऑल ये होगा कि आपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया या फिर कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसको ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर उसमें डाला और फिर वो चलने लगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि वो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर है उसके मेन से उससे क्या करेगा, उससे कनेक्ट करेगा और जो भी उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उन सबको क्या करेगा, यूज करके ऑपरेट करेगा। तो अलग अलग मेथड्स में वो ऑपरेट करता है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू द एंड यूजर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स से कनेक्ट होकर के सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। अब जैसे कि इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि सिस्टम यूटेंसिल्स और डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये सब हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। कह सकते हैं कि ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करता है और डायरेक्टली कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट से क्या करता है, काम करना स्टार्ट करते हैं। पर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो पढ़ते हैं इसे। ऑपरेटिंग सिस्टम, एज द नेम अप्लाइज, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम को ऑपरेट करना। ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके सिस्टम को जब हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है डायरेक्टली, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर without which other software cannot work. The operating system manage other appliances, program and provide access and security to the user of the system. Some of the popular operating systems are Windows, Linux, Macintosh, Ubuntu, Fedora, Android, iOS etc. यानी कि ये क्या है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखो iOS, Android ये तो इतने कॉमन नेम है क्योंकि ये हमारे फोन्स में ही डलते हैं ऑपरेट होने के लिए। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली हमारे फ़ोन को ऑपरेट करता है, जो हमारा फ़ोन हार्डवेयर है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें अपलोड होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम इसमें अपने फ़ोन्स में हमारे ये पहले से डाउनलोडेड होकर आता है और फिर उसके अकॉर्डिंग ये करता है, अपना जो भी सिस्टम है, जो भी कंप्यूटर है, जो भी फ़ोन है, उस सबको वो चलाते हैं। तो आए आपको समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि एक सिस्टम यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमें काम करके दे रहा है, तो उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम अप्लाई करते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। और ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये ऐसा नहीं है कि कोई खुराफात मचाएगा, ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो भी मेन कंपोनेंट्स हैं उन सबसे कनेक्ट होकर के क्या करता है, अपने एप्लीकेशंस, अपने प्रोग्राम्स को परफॉर्म करता है, जिसके एग्जाम्पल्स हमने अभी पढ़ा। अब बात कर रहे हैं सिस्टम यूटिलिटीज की। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। सम सिस्टम यूटिलिटी आर शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल डीफ्रैगमेंटेशन टूल, formatting utility, system restore utility, etc. Another set of utilities are those which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of the system. For example, antivirus software, disk cleaner tool, disk compression software, etc. सिस्टम यूटिलिटी है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो अब पहले से ऑपरेट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा। सिस्टम यूटिलिटी है कि हाँ हमारा कंप्यूटर काम तो कर रहा है पर हमें उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत है जो उसे मेंटेन कर सके और बेहतर तरीके से हम उसमें क्या कर सकें, अपना काम चलवा सके। तो सिस्टम यूटिलिटी में आता है कि मेंटेनेंस के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो सिस्टम यूटिलिटी में आएंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आपने अपने कंप्यूटर्स में या फ़ोन्स में देखा होगा कि अगर कभी वायरस आ जाता है तो आपको एक एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में क्रिएट ना हो, लैपटॉप्स में क्रिएट ना हो, तो वो उसका काम करता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या करता है, आपके जो भी
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि वो खराब ना हो, वो अच्छे तरीके से क्या करे, काम करे और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होकर रहे, खराब ना हो। तो ये सिस्टम यूटिलिटी में आता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एज द नेम सिग्निफाइज, द पर्पस ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर इज टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। द ऑपरेटिंग system does the work, but every day a new device and component are being added to the computer system. It is not possible for the operating system alone to operate all the existing and new devices which wherever devices are diverse characteristics. यानी कह सकते हैं डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि ड्राइवर जैसे कि कोई चीज़ को वो चलाएगा, और डिवाइस यानी कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, तो इसके नाम से ही समझ में आता है कि जब भी हम क्या करते हैं ऐसे डिवाइस ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं जिनसे हमें क्या करना है, एक प्रॉपर किसी भी सिस्टम की फंक्शनिंग को परफॉर्म करवाना है, हमें एक पर्टिकुलर डिवाइस को अगर चलाना है तो हम डिवाइस ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं। डिवाइस ड्राइवर में क्या होता है कि हम जब भी क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस से उसकी फंक्शनिंग को ढंग से परफॉर्म करवाते हैं तो वो हमारा डिवाइस ड्राइवर में आता है। तो जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो कैसे एक्ट करता है? द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे डिवाइस ड्राइवर है वो कैसे एक्ट करता है बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस के? वो एज ए इंटरफेस काम करता है कि डिवाइस ड्राइवर क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और वो जो डिवाइस है उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो ये एज एन इंटरफेस क्या करते हैं, उसके बीच में काम करते हैं। अगर आप इस टेबल को भी देखो और जो कैटेगराइजेशन दे रखी है सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यूजर, फिर यूजर का इंटरफेस, फिर उसके अंदर उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स, सिस्टम यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद डिवाइस ड्राइवर, और उसके बाद हार्डवेयर क्या करेगा, उससे कनेक्ट करके काम करना स्टार्ट करता है। तो ये हमारा सारे जो सॉफ्टवेयर थे और उसकी क्लासिफिकेशन थी वो हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले की। पहला तो हमने पढ़ लिया, दूसरा दिया प्रोग्रामिंग टूल्स। तो प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से ये काम करेगा। प्रोग्रामिंग टूल्स का क्या काम होता है? प्रोग्रामिंग टूल्स क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन which are applied on the input data to get desired outcome. Computer language are developed for writing these instruction. It is important to understand here that computers are human understand completely different language. While humans are able to write program in high level language, computer understand machine language. There is a continuous need for conversion from high level to machine level language, for which translators are needed. Also to write the instruction code, editors ideally in Python are needed. We will briefly describe here the programming language translator and program development tool. तो ये जो हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स हैं उनका यूज़ क्या होता है? ये हमारे इसलिए काम आता है कि देखो जो हमारा कंप्यूटर्स अगर उनको देखें तो वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझते, वो क्या करते हैं, वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। और जो ह्यूमंस हैं वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए मशीन लैंग्वेज और जो हाई लेवल लैंग्वेज है इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रोग्रामिंग टूल्स हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे पाइथन है तो उसमें भी हम आइडियली का यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपने कोड को इंस्ट्रक्ट कर सकें, और उसके बाद हमें क्या कर सकें, हमारा जो भी आउटपुट है वो मिल सके। तो यहाँ पे हम ब्रीफली समझेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स जो है वो सब हमारे क्या आता है, हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स में आते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग टूल्स हम समझ सकते हैं कि जब हमें मशीन लैंग्वेज और जो ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज है उन दोनों का इंटरचेंज कराना हो तो हम इनका यूज़ करेंगे। पहला दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस। अच्छा ये वही चीज़ दे रखी है, मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ कि ह्यूमंस के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि वो क्या करें, वो सिर्फ 0 और 1 जो बाइनरी सिस्टम है उसको ही समझ के सारी कंप्यूटर लैंग्वेज को समझ सके, सारी चीज़ें कर सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए टफ हो जाता है कि आप सारे कोड याद रखो, 1001 कहाँ पे आना है, 011110 कहाँ आना है, 10101010। तो इस तरह से जो बाइनरी सिस्टम चलता है ना 0 और 1 से, तो वो कंप्यूटर समझ लेता है पर वो हमारी समझ नहीं आएगा, वो हमारी समझ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये ह्यूमन के लिए समझना क्या, कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको समझना थोड़ा सा क्या था, दिक्कत आती थी। तो वो हमें समझ नहीं आया। तो 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे क्या किए, क्लासीफाई किए गए। अब लो लेवल लैंग्वेज में क्या था कि लो लेवल लैंग्वेज है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, यानी कि क्या थी, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड assembly language. Machine language uses ones and zeros to write instruction with which are directly understood and executed by the computer.
मशीन लैंग्वेज की जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, 1 और 0 की, जो बाइनरी सिस्टम है उसकी बात करेंगे। तो वहाँ पे ये जो मशीन्स होते हैं वो 1 और 0 को ही क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस उनसे लेती है और उसे इजीली अंडरस्टैंड करके अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती हैं। बट राइटिंग अ कोड इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट एज वन हैज टू रिमेंबर ऑल ऑपरेशन कोड्स एंड मशीन एड्रेस। यानी कि अगर हमें देख के अगर हमें कुछ समझ में आया तो ठीक है, पर अगर हमें कुछ भी लिखना है अपने कंप्यूटर्स में, अगर हम बाइनरी सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो हमें सारे कोड पता होने चाहिए कि ए अगर हम लिखना चाहते हैं जैसे ABCD तो हम वैसे देख के लिख लेते हैं, पर कंप्यूटर में वो ए नहीं जाता, कंप्यूटर में वो बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। तो अब जब हमें किसी चीज़ को लिखना है तो बाइनरी सिस्टम में उस मशीन लैंग्वेज में लिखना क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि उसके लिए हमें सारे ऑपरेशन कोड सब कुछ याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे 1 आएगा, कहाँ पे 0, कहाँ पे 1 0 साथ में आएंगे, कहाँ पे 1 1 0, इस तरह से सारे कोड हमें याद रखने पड़ेंगे और ये सारी चीज़ें याद रखना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। और अगर इसमें गलती से कोई एरर हो जाए तो उसको फाइंड करना भी क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो इस सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, टू सिंप्लीफाई द राइटिंग ऑफ कोड असेंबल लैंग्वेज was developed that allow usage of English like words and symbol instead of ones and zeros। यानी कि जब हमें लगा कि अरे ये लो लेवल लैंग्वेज हमारे काम की नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंजेस लाए। हमने क्या किया, हमने असेंबली हमने लैंग्वेज को असेंबल किया, हमने उसमें इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया और यहाँ पे क्या किया, इंस्टेड ऑफ 1 और 0 हमने वहाँ पे कुछ सिम्बल्स क्रिएट करे, इंग्लिश वर्ड्स दिए ताकि हम क्या कर सकें, ईजिली सारी चीज़ें देख करके समझ सकें और फिर काम कर सकें। बट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ राइटिंग अ कोड इन दिस लैंग्वेज इज दैट कोड इज द कंप्यूटर स्पेसिफिक, दैट इज द कोड रिटर्न फ्रॉम वन टाइप ऑफ CPU कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर टाइप ऑफ CPU। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आज अपने लिए तो ये सारी चीज़ें बदल ली, अपने लिए अपने अकॉर्डिंग मैंने कीवर्ड बदल लिया और सारी चीज़ें बदल दी, पर वो तो एक CPU के लिए बदला ना। तो इसका मेजर ड्रॉबैक क्या था कि वो सिर्फ एक CPU के लिए हमने कोड बदल दिया, पर बाकी सब तो वैसे ही रह गए। तो इसमें क्या हुआ, फिर हमने टोटल लैंग्वेज ही बदल दी। फिर हम लाए हाई लेवल लैंग्वेज जो मशीन इंडिपेंडेंट थी। यहाँ पे क्या था, जो कोड्स थे वो पहले से ईजियर थे, यानी कि उसको लिखना और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था हमने। इंस्ट्रक्शंस आर यूजिंग लाइक इंग्लिश लाइक सेंटेंसेज, यानी कि अब यहाँ पे हमने क्या किया, लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज लाए ताकि हम क्या कर सकें, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेज का यूज़ कर सकें। हाई लेवल लैंग्वेज की वजह से हमने कुछ रूल्स सेट किए जो क्या थे, सिमिलर नेचर के थे कि हम लैंग्वेजेस का यूज़ करके क्या करेंगे, सिम्बल्स का यूज़ करके अपना काम करेंगे। However, these languages are not directly understood by the computer। अब ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज हमें समझ आती है, डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो इसलिए बीच में हमने क्या रखे, ट्रांसलेटर्स रखे। मान लो कि किसी को इंग्लिश आती है और किसी को जापानीज, तो दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे, बीच में एक ट्रांसलेटर रखेंगे जो क्या करेगा, जो इंग्लिश वाला है उसको इंग्लिश में बता सके और जो जापान से है जिसको जापानीज आती है उसको वो इंग्लिश सुन करके जापानीज बता सके। तो बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती और ह्यूमंस को कंप्यूटर लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो इसलिए क्या बीच में ट्रांसलेटर रखा गया ताकि वो क्या कर सके, हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके एंड वाइस वर्सा, यानी कि मशीन लैंग्वेज को भी वो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। इसका एक एग्जांपल इंक्लूड करते हैं, एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इंक्लूड C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के कोड्स हैं और ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो हम एज एन इंटरफेस और एज अ ट्रांसलेटर अपने उसमें यूज करते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होता है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बाद हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स है और उसके बाद यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। नाम से ही समझ आता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होता है, ये मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, उसके बाद फिर उसे कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके हमें देंगे। और वैसा वैसा दूसरी जगह क्या होगा कि जब हम कोई कोड वर्ड लिख रहे हैं तो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको वो कन्वर्ट करेंगे अपनी मशीन, और इसके ऑपोजिट साइड पर क्या होगा कि यहाँ पे वो क्या होगा, जो ट्रांसलेटर है वो कन्वर्ट करेगा जो भी हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको वो कन्वर्ट करेगा हमारे मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर क्या कर सके, वहाँ पे वो सारी चीज़ें असेंबल कर सके और उसके बाद वो काम कर सके। तो ट्रांसलेटर्स यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटर्न एन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। यानी कि जब ट्रांसलेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है हमारे कोड को जो हमने लिखा हुआ है उसको वो असेंबल करेगा मशीन लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक असेंबलर बोल देंगे। अब यहाँ पे कंपाइलर दिया है, ये यहाँ पे क्या दे रखा है कि कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड, यानी कि कंपाइलर क्या करेगा, जो भी हमारा सोर्स कोड है उसको वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो कंपाइलर का काम क्या होगा, सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करना, कन्वर्ट करना, तो ये हमारा कंपाइलर का काम होता है। और दूसरा यहाँ पे मिला है एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन लाइन एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ अ होल प्रोग्राम एट वन गो। यानी कि इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो जब भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी होती है तो हम उसमें चूज करते हैं कि हमें इंटरप्रेटर चाहिए या नहीं। तो अगर
इंटरप्रेटर का हम यूज करेंगे तो क्या करेगा, एक टाइम पर एक ही लाइन पढ़ेगा और उसको फिर उसका प्रोग्राम जो है रन करेगा। तो एक इंटरप्रेटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, एक बार में एक लाइन को ही क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो आप समझ में आएगा, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक बार में कन्वर्ट नहीं करता, ये एक एक लाइन करके क्या करता है, पढ़ता रहता है, उसे कन्वर्ट करता रहता है। टू एग्जीक्यूट कोड इफ द लाइन इज सिनेटिकली करेक्ट एंड देन इट रिपीट्स। अच्छा ठीक है, मान लो अगर किसी एक लाइन में गलती आ गई, जैसे आपने 4-5 लाइनें लिखी हुई है, पहली लाइन पढ़ी ठीक है, उसे कन्वर्ट कर दिया, दूसरी लाइन पढ़ी ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, तीसरी लाइन उसमें पढ़ी और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें कुछ गलती है, तो फिर वो उसे ना तो करेक्ट करेगा, मतलब उससे फिर वो करेक्ट नहीं करेगा, वो इनकरेक्ट करके आपको बता देगा कि आपकी इस लाइन में गलती है, फिर आपको वो ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद वो क्या करेगा, अपने नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करेगा, क्योंकि फिर वो 4th लाइन पे जाएगा, अदरवाइज वो वहां पे आगे रन नहीं होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करेगा प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स की। तो ये क्या है हमारे, व्हेनेवर वी डिसाइड टू राइट अ प्रोग्राम वी नीड अ टेक्स्ट एडिटर। एन एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल where we type instruction and store the file as the source code. Then an appropriate translator is used to get the object code for execution. In order to simplify the program development, there are software called Integrated Development Environment (IDE), consisting in text editor, building tools and debugger. A program can be typed, compiled and debugged from the IDE and directly. अच्छा ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ क्या बोला है। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स क्या है कि जब भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें कोई प्रोग्राम राइट करना है, लिखना है हमें कोई प्रोग्राम, तो उसके दौरान हमें क्या चाहिए, एडिटर चाहिए। और ये एडिटर क्या करेगा, एन एडिटर इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउज टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल। यानी कि ये एडिटर क्या होगा, ये टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर होगा जो हमें अलाउ करेगा कि हम क्या कर सके, कोई भी एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकें, और जो भी उसके इंस्ट्रक्शन टाइप है उनको करने के बाद हम उस फाइल को क्या कर सके, अपने सोर्स कोड में स्टोर करके रख सकें। अगर एक एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर जब हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट हमें करनी है उसको वो क्या करता है, इजीली परफॉर्म करवाता है। तो सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE बोलेंगे। IDE में क्या होता है, हमारा एक टेक्स्ट एडिटर होता है, बिल्डिंग टूल्स और डीबगर्स होते हैं। यानी कि क्या करता है, जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो उसके दौरान आपने कोई गलती कर दी, आपने कुछ सही से लिखा नहीं, तो वो सारी चीजें फाइंड करने के लिए हमारे डीबगर्स और बिल्डिंग टूल्स और टेक्स्ट एडिटर यूज होते हैं। तो प्रोग्राम टाइप यहाँ पे क्या करेगा, जब भी हमने कुछ टाइप किया है, कुछ हमने कंपाइल किया, कंपाइलर हमने पढ़े थे अभी एग्जीक्यूट करने के लिए, और अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो उसे डीबग करने के लिए हमें IDE की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टली वो क्या करता है, इसका सॉफ्टवेयर का यूज करके हमें पाइथन में IDE में क्या कराते हैं, हम इजीली सारी चीजें परफॉर्म कर सके, तो ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स था और इसी से रिलेटेड हमारे जो ये सारे थे, कहाँ गया, क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। प्रोग्रामिंग टूल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा बचा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ये लास्ट होगा हमारा। इसके बाद हमारे इस वीडियो पार्ट 4 के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पार्ट 3 में हमने बस यहीं तक पढ़ा कि प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स, ये जो हमारा प्रोग्रामिंग टूल्स था यहाँ तक। तो आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।